हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं उपचारात्मक शिक्षण के बारे में। कहने का मतलब ये है कि आज मैं आपको हिंदी की पेडागोजी पढ़ाने वाला हूं। इसके बाद इस क्लास को लेने के बाद मैं गारंटी दूंगा कि आपका एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में गलत नहीं होगा। यदि आपने बेहतर तरीके से पढ़ लिया और समझ लिया, अगर मन किया तो नोट्स भी बना लिया, तो मैं इस बात की दावा करूंगा कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। एक बार आप लोग जल्दी से क्लियर कीजिए कि वॉइस जा रही है नहीं। एक बार जल्दी से आप लोग क्लियर कीजिए कि यस सर, हमें वॉइस आ रही है। साथ ही साथ जो लोग जुड़ चुके हैं वे दूसरों को भी शेयर कर दें। जो आपके साथी संघाती हैं उन्हें आप शेयर कर दीजिए। उन्हें बताइए कि शशि ग्रुप अपडेट पर प्रवीण सर इस समय पेडागोजी पढ़ा रहे हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही बेहतर टॉपिक है। तो आइए समझते हैं, बिना किसी और बात की अब चर्चा करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उपचारात्मक शिक्षण के बारे में। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आज मैं आपको उपचारिक शिक्षण बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, उपचारिक शिक्षण जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा निदानात्मक परीक्षण के बारे में। यानी कि निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, हमें ये जानना होगा, तभी हम समझ पाएंगे उपचारिक शिक्षण के बारे में। ठीक है, तो आइए समझते हैं निदानात्मक परीक्षण के बारे में। देखिए, निदानात्मक परीक्षण के बारे में कहा जा रहा है कि इसके द्वारा, यानी कि इसके द्वारा का मतलब ये हो जाता है, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा क्या होता है, छात्र के कम अंक प्राप्त करने के कारणों का पता लगाया जाता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो छात्र होते हैं वे आखिर क्यों कम अंक पाए हैं, क्यों कम नंबर पाए हैं, इसके पीछे का कारण पता लगाया जाता है। आखिर क्या रीजन है जिसकी वजह से बच्चे कम मार्क्स पाए हैं, यानी कि कम अंक पाए हुए हैं। कहा जा रहा है इसमें कि इसके द्वारा छात्र के कम अंक प्राप्त करने के कारणों का पता लगाया जाता है। तो निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है, हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्यों बच्चे कम अंक प्राप्त किए हैं, आखिर क्या इसके पीछे का मूल कारण है जिसकी वजह से बच्चों ने कम अंक यानी कि कम नंबर प्राप्त किए हुए हैं। और नेक्स्ट बातें कही जा रही हैं, इस प्रकार निदानात्मक परीक्षण में सही प्रश्न के अंक नहीं दिए जाते। देखिए, जो सही अंक होते हैं, जो सही प्रश्न होते हैं, उनके अंक इसमें नहीं दिए जाते हैं। किसमें? निदानात्मक परीक्षण में। बल्कि इसमें क्या होता है, कहा जा रहा है कि अपितु गलत प्रश्नों के कारणों पर विचार किया जाता है। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आखिर गलत क्यों हो रहे हैं प्रश्न, उन कारणों पर विचार किया जाता है। जैसे आप ऐसे समझिए, देखिए, जिस प्रकार से एक डॉक्टर क्या करता है, जब उसके पास कोई मरीज जाता है तो वो सबसे पहले ये जानने का प्रयास करता है कि आखिर उसे हुआ क्या है, उसके पीछे अगर जो कुछ हुआ भी है उसके पीछे का मूल कारण क्या है, क्यों ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही, आखिर क्या रीज़न है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो एक शिक्षक ये देखने का प्रयास करता है, कि आखिर बच्चे कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं, किस प्रकार की कठिनाइयाँ महसूस कर रहे हैं सीखने में, किसकी वजह से बच्चे कम अंक प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है निदानात्मक परीक्षण कहा जाता है। निदानात्मक परीक्षण कहा जाता है। यदि आप लोगों को मेरी बातें यहाँ तक समझ में आ गई हैं तो एक बार जल्दी से कंफर्म करिए कि यस सर, आपने जो हमें समझाया बिल्कुल क्लियर है। तो निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है, एक बार फिर से मैं आपको समझाना चाहूँगा, फिर आपको उपचारिक शिक्षण के बारे में मैं आपको बताऊँगा। देखिए, निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है कि छात्र के कम अंक प्राप्त करने के कारणों का पता लगाया जाता है। आखिर छात्र कम क्यों अंक प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि किस प्रकार की कठिनाइयों की वजह से बच्चे जो हैं कम अंक प्राप्त कर पा रहे हैं, क्या कारण है, उसके पीछे का क्या मूल कारण है। ठीक है, तो निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है, हम कठिनाइयों के बारे में पता करते हैं, आखिर बच्चे क्यों एक तरीके से गलत कर रहे हैं या क्यों कम अंक प्राप्त कर रहे हैं और किसकी वजह से ये कठिनाई महसूस कर रहे हैं सीखने में। ठीक है, तो निदानात्मक परीक्षण में ये होता है। यहाँ पर सबसे अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया गया है, सबसे अच्छे तरीके से यहाँ पर बता दिया गया है कि इस प्रकार निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है कि सही प्रश्नों के अंक नहीं दिए जाते हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा, हमने आपको बताया है
कि जो सही प्रश्न होते हैं उनके नंबर यानी कि उनको मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, बल्कि इसमें क्या होता है, गलत प्रश्नों के कारणों पर विचार किया जाता है, गलत प्रश्नों के कारणों पर विचार किया जाता है। अब सोचिए एक बार, सोचिए एक बार कि हम टीचर हैं, आप ऐसे एग्जाम्पल में सोचिएगा, हम टीचर हैं। अब एक स्कूल में यानी कि एक विद्यालय में हम लगे हुए हैं पढ़ाने के लिए, 30-40 बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, और उसमें से हमने 10-12 बच्चों को ये देख लिया कि 10-12 ऐसे बच्चे हैं जो सीख नहीं पा रहे हैं, वे कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ महसूस कर रहे हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स को लेकर हो, चाहे वो हिंदी को लेकर हो, चाहे किसी भी विषय की बात करते हैं, तो वे क्या है कि विषय वस्तु में सही तरीके से वे अपनी पकड़ नहीं बना पा रहे हैं। जब हमें ये पता चल गया कि भाई किसकी वजह से बच्चे एक तरीके से क्या है कि कठिनाइयों का किसकी वजह से बच्चे अपने विषय वस्तु में या विषय में पकड़ नहीं बना पा रहे हैं, तो हमें जब ये पता चल गया तो हम क्या करेंगे, उनका उपचार करेंगे, यानी कि उनकी समस्या को हल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, उनकी समस्या को हल कैसे करेंगे, तो कोई ना कोई विधि हमें अपनाना पड़ेगा, यानी कि कोई ना कोई शिक्षण विधि हमें अपनाना पड़ेगा, और जिस शिक्षण विधि से उनकी जो समस्याओं को हम सॉल्व करेंगे उसी को कहा जाएगा उपचारी शिक्षण कहा जाएगा। उसी को क्या कहा जाएगा, उपचारी शिक्षण कहा जाएगा। ठीक है, तो उपचारी शिक्षण किसे कहा जाएगा, तो उपचारी शिक्षण उसे कहा जाएगा जिस प्रकार से जब हमें पता ये चल जाता है कि बच्चे किस वजह से कठिनाइयाँ महसूस कर रहे हैं, और उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए जिस शिक्षण पद्धति से हम बच्चों की कठिनाइयों को दूर करते हैं, ठीक है, जिस शिक्षण विधि से, जिस शिक्षण पद्धति से हम बच्चों की कठिनाइयों को दूर करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, उपचारी शिक्षण कहते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, जिस तरह से जब एक डॉक्टर को एक पता चल जाता है कि किसकी वजह से ये बीमारी ठीक नहीं हो रही है, और जब उसे पता चल जाता है कि बीमारी इसलिए नहीं ठीक हो रही है, और अब उसे ये पता चल गया है कि अब हमें ये पता चल गया है कि इस विधि के माध्यम से बीमारी ठीक हो सकती है, तो उसे क्या कहा जाएगा, उपचार कहा जाएगा, यानी कि उपचार उसे कहा जाएगा। तो जिस प्रकार से डॉक्टर को पहले डॉक्टर क्या करता है, एक बार पता लगाता है कि किसकी वजह से बीमारी ठीक नहीं हो रही है, और जिस विधि से क्या करता है या जिस पद्धति से उस बीमारी को ठीक करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उपचारी शिक्षण कहा जाता है। और जो कारण पता लगाया उसे क्या कहा जाएगा, निदानात्मक परीक्षण कहा जाएगा। उसी तरह से क्या होता है, एक टीचर क्या करता है या एक शिक्षक क्या करता है, जिस प्रकार से बच्चों की कठिनाइयों के बारे में पता लगा लेता है, और जिस विधि से कठिनाइयों को पता लगा लेता है उसे निदानात्मक परीक्षण, और जिस विधि से उनके जो कठिनाइयाँ उनकी समस्याओं या कठिनाइयों को दूर करने का जिस पद्धति का इस्तेमाल करता है उसे क्या कहा जाता है, उपचारी शिक्षण कहा जाता है। अब उपचारी शिक्षण यानी कि कहने का मतलब ये है कि उपचार कैसे कैसे किया जा सकता है। देखिए, उपचार कैसे कैसे किया जा सकता है, एक तो सामूहिक रूप से, अगर आप चाहें तो सामूहिक रूप से क्या कर सकते हैं, सामूहिक रूप से क्या कर सकते हैं, जितने भी बच्चे हैं और उनको जिस प्रकार की कठिनाइयाँ हो रही हैं उन कठिनाइयों को आप दूर कर सकते हैं। मान लीजिए एक क्लास में 10 बच्चे हैं जिनको मैथमेटिक्स अच्छे से नहीं आ रही है, मैथमेटिक्स में काफ़ी प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे, 10 बच्चों की जो समस्या आपको तो पता ही चल गया है, अब उस समस्या को आप कैसे सॉल्व करेंगे, एक साथ आप ले सकते हैं उन सारे 10 बच्चों को और उन्हें आप पढ़ा सकते हैं, या कोई ना कोई शिक्षण विधि से आप उन्हें मैथमेटिक्स सिखा सकते हैं। तो एक तो पहला रीजन ये है, सॉल्व करने का पहला तरीका ये है कि आप सामूहिक रूप से उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो कठिनाइयाँ हैं उनको आप दूर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ आप क्या अपना सकते हैं, दूसरी पद्धति आप क्या अपना सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी, यानी कि व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल रूप से भी आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों की जो कठिनाइयाँ हैं उसको आप दूर कर सकते हैं। तो बच्चों की जो कठिनाइयाँ उसको आप दूर कर सकते हैं, एक तो सामूहिक रूप से, और दूसरा आप कैसे कर सकते हैं, दूसरा आप व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, इंडिविजुअल रूप से भी आप कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि एक तरीके से उपचार गृहों के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, भाषा प्रयोगशाला में ले जाकर बच्चों के जो समस्याएं हैं उसको आप दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो तमाम तरीके हैं, आप जो भी तरीका अपनाना चाहते हैं अपना सकते हैं। कुल मिलाकर बच्चों की जो समस्याएं हैं उनको आपको सॉल्व करना है, बस इतनी सी की बातें हैं। अब आइए बात करते हैं, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हिंदी की पेडागोजी, तो हिंदी की पेडागोजी में मैं अब आपको बताने वाला हूँ एक तरीके से भाषा दोष के बारे में। इसके पहले हमने आपको बताया कि निदानात्मक परीक्षण क्या होता है और उपचारात्मक परीक्षण क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया।
या उपचारिक शिक्षण किसे कहा जाता है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। उपचारिक शिक्षण किसे कहा जाता है, जिन कठिनाइयों को दूर करने के लिए शिक्षक जो विधियां अपनाता है उसे ही क्या कहा जाता है, उपचारिक शिक्षण कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं भाषा दोष के बारे में। आइए समझते हैं भाषा दोष के बारे में। देखिए भाषा दोष, आप सोचिए एक बार, भाषा दोष जिन लोगों को होगा, जिन बच्चों को भाषा दोष होगा, पहले तो भाषा दोष समझ लेते हैं। भाषा दोष का मतलब क्या हो जाता है, देखिए भाषा दोष का मतलब ये हो जाता है जब आप गलत शब्दों का उच्चारण करते हैं या बच्चे जब गलत शब्दों का उच्चारण करते हैं या गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उसे क्या माना जाएगा, भाषा दोष माना जाएगा। सिंपल सी बात इतनी है, अगर आपसे कोई कहता है कि भाषा दोष किसे कहा जाता है तो आप कह सकते हैं कि जब बच्चे गलत शब्दों का उच्चारण करते हैं तो उसे क्या माना जाएगा, भाषा दोष माना जाएगा। ठीक है, जैसे पढ़ने से संबंधित आप देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, सही तरीके से नहीं बोल पाते हैं तो उनमें क्या है, भाषा दोष है। और भाषा दोष के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि शारीरिक कारण भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है और वर्णों के उच्चारण का अज्ञानता की वजह से भी हो सकता है। क्योंकि आप सोचिए शारीरिक कारण का मतलब क्या हो जाता है, एक बार समझ लीजिए। देखिए शारीरिक कारण का मतलब ये हो जाता है, जैसे क्या होता है कि बच्चों का जब होंठ की बात करते हैं, दांत की बात करते हैं, कंठ की बात करते हैं, तालू की बात करते हैं, जब ये विकसित नहीं होते हैं तो फिर क्या होता है कि बच्चे बोलने में कठिनाई महसूस करते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, भाषा दोष आ जाता है या भाषा दोष आ जाते हैं। दूसरी बात करते हैं, एक तो ये भी हो सकता है जब वर्णों के सही बारे में, वर्णों के उच्चारण के सही चीज़ों के बारे में ना पता हो तब भी भाषा दोष आ सकते हैं। जैसे आप समझ लीजिए, सोचिए एक बार, अगर बच्चों को काका गागा अच्छे से नहीं आ रहा है, छोटा बड़ा अच्छे से नहीं आ रहा है, उन्हें मात्राएं नहीं पता है, तो जैसे का को जैसे एक तरीके से कितना को कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है, घर को घर पढ़ रहे हैं, जैसे घर है, जैसे मान लीजिए घर है, अगर बच्चे घर पढ़ रहे हैं तो क्या हुआ, तो एक तरीके से क्या है, भाषा दोषी है। ठीक है, इसे भाषा दोषी कहा जाएगा। ठीक है, और इसके पीछे के कई कारण हैं जो कि हम आगे हम समझने वाले हैं। ठीक है, मतलब इसके बाद हम समझने वाले हैं। लेकिन आइए समझते हैं भाषा दोष के प्रकार के बारे में। ठीक है, लेकिन इसके पहले एक और बातें मैं समझा देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। देखिए, अगर सोचिए कि जब कोई बच्चा सही से बोल नहीं पाएगा तो किस प्रकार की कठिनाइयाँ महसूस करेगा। कल्पना कीजिए एक बच्चा है, अब वो बच्चा जो है एक तरीके से 8 साल का है, एक बच्चा है जो 8 साल का है, तो उसे कहीं पर भेजा जाता है, मान लीजिए कोई रिश्तेदारी में चला जाता है। अब बच्चा जो है एक तरीके से, अब बच्चा जो है जब इस रिश्तेदारी जाता है तो उसके साथ समस्या पहले से ये है कि वो जब बोलता है तो गलत बोलता है। जब बच्चा एक तरीके से गलत बोलता है तो जब वहाँ पर गया तो वो बोलेगा नहीं, बल्कि वो क्या करेगा, शांत स्वभाव में बैठा रहेगा और जिसकी वजह से वो अंतर्मुखी बच्चा बन सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब बच्चे को भाषा के बारे में अच्छे से नहीं पता है, ठीक है, यानी कि वो भाषा दोष उसमें है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि बच्चा नहीं बोलेगा, चाहे वो कहीं पर भी भेजा जाए। तो कहीं पर भी भेजा जाता है लेकिन वो बच्चा नहीं बोलेगा। ठीक है, तो उसके पीछे का मूल कारण क्या है कि कहीं ना कहीं भाषा दोष होगा। ठीक है, इसलिए बच्चा बोलने में कहीं ना कहीं कठिनाई महसूस कर रहा है। आइए समझते हैं भाषा दोष के प्रकार के बारे में। जैसे कि बात करते हैं भाषा दोष के प्रकार में, अगर देखा जाए तो ध्वनि परिवर्तन है। भाषा दोष के प्रकार के बारे में अगर देखा जाए तो पहली बातें क्या हो जाती हैं, पहली बातें अगर देखा जाए तो ध्वनि परिवर्तन। तो भाषा दोष के में अगर देखा जाए तो पहली बात ये हो जाती है दोस्तों, ध्वनि परिवर्तन। ध्वनि परिवर्तन का मतलब ये हो जाता है कि जैसे क्या होता है कि किसी भी वर्ण को, यानी कि किसी भी वर्ण को अगर देखा जाए तो बच्चा अलग ध्वनि में बोलेगा, जैसा वो सुनेगा वैसा बोलेगा। मान लीजिए आपने का, खा, गा, घा, अंगा आपने पढ़ाया और आपने गलत उच्चारण कर दिया, तो बच्चा जब सुनेगा तो जिस प्रकार की ध्वनि में उसने सुना हुआ है उसी प्रकार की ध्वनि में वो बोलेगा। ठीक है, जिस ध्वनि में बच्चा सुना हुआ है और यानी कि जो सुना हुआ है उसको अनुकरण भी बच्चा करेगा, तो उसी प्रकार में क्या होगा, बच्चा बोलेगा भी। यदि आपने छोटा, बड़ा, छोटी सही नहीं पढ़ाया और सही नहीं पढ़ाया हुआ है, गलत पढ़ाया हुआ या गलत ध्वनि में आपने बताया हुआ है, तो बच्चा भी एक तरीके से गलत ही बोलेगा। तो ये क्या होगा, भाषा दोष के प्रकार में आ जाएगा। एक तरीके से भाषा दोष में कहीं ना कहीं ये चीज़ें आ जाएंगी। फिर दूसरी बात करते हैं अस्पष्ट उच्चारण। अस्पष्ट उच्चारण का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, अस्पष्ट उच्चारण का मतलब ये हो जाता है कि आपने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वे अस्पष्ट मतलब क्लियर उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। अब ऐसा होता क्यों है,
देखिए ऐसा होता इसलिए है, कई बार तो क्या होता है कि उनमें कोई ना कोई कमियां होती हैं, तो एक तरीके से उसके वजह से, और कई बार क्या होता है उनको सही वातावरण नहीं मिल पाता है, और कई बार क्या होता है एक तरीके से उनके कई बार क्या होता है कि टीचर जो होता है वो सही से नहीं पढ़ा पाता है, और जिसके वजह से क्या होता है कि बच्चों में अस्पष्ट उच्चारण करने की प्रवृत्ति आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हकलाना। एक भाषा दोष के प्रकार में अगर देखा जाए तो चौथी बात में अगर देखा जाए तो हकलाना आ जाता है। अब हकलाते बच्चे कब हैं? बच्चे तब हकलाते हैं जब क्या होता है उनके जो होंठ होते हैं, दंत होते हैं, यानी कि जो बोलने के पार्ट होते हैं वे विकसित नहीं होते हैं, तो इसकी वजह से भी क्या होता है बच्चों में भाषा दोष आ जाती हैं। फिर बात करते हैं तुतलाना। अब चौथी बात कर लेते हैं, तो चौथी बात अगर देखा जाए तो क्या बोला जाएगा? तुतलाना। तो ये भी वही कारण है कि कहीं ना कहीं जो बोलने के उनकी कह सकते हैं जो बोलने के उनके पार्ट हैं, यानी कि जो उनके अंग हैं वे विकसित नहीं हैं, वे सही से विकसित नहीं हुए हैं, और जिसकी वजह से बच्चे हकला रहे हैं, तो वो भी भाषा दोष के एक कारण है या भाषा दोष के प्रकार में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तीव्र एवं अस्पष्ट वाणी। पांचवी बात करते हैं तीव्र एवं अस्पष्ट वाणी। तीव्र एवं अस्पष्ट वाणी की बात करते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा तीव्र और अस्पष्ट वाणी की बात करते हैं, तीव्र एवं अस्पष्ट वाणी की बात करते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं वे जल्दी से किसी चीज़ को बोलकर निकल लेते हैं, तो फिर क्या होता है जो उनका उच्चारण होता है वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, या उनके वाणी में कहीं ना कहीं त्रुटियां देखने को हमें मिलती हैं, तो ये भी भाषा दोष के प्रकार में आएगा। तो भाषा दोष के प्रकार में अगर देखा जाए, एक तो ध्वनि परिवर्तन है, दूसरा है अस्पष्ट उच्चारण है, तीसरी बात करते हैं हकलाना है, और चौथी बात करते हैं तुतलाना है, और पांचवी बात करते हैं तीव्र एवं अस्पष्ट वाणी है। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि निदानात्मक परीक्षण क्या होता है और उपचारात्मक परीक्षण क्या होता है, फिर उसके बाद हमने आपको बताया भाषा दोष के बारे में।